नमस्कार साथियों, इवन क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि अपना चैप्टर 11 चल रहा था और पिछली क्लास में हम सीख चुके थे कार्य के बारे में। कार्य के बारे में पूरी बात हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम बात करेंगे ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा के बारे में बात करने से पहले कुछ एग्जाम्पल थे, उनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे हमने देखा था कि पिछले 2 सालों में जो बारिश का रिकॉर्ड रहा उसमें कुछ जिले ऐसे रहे, कुछ राज्य ऐसे रहे जिसमें आपदा आने की बहुत ज्यादा संभावना थी और कुछ तो राज्य ऐसे थे जिसमें आपदा आई भी थी। जैसे बाढ़ आई थी, केरल में बाढ़ आई थी, हमने देखा था पिछले साल आई थी। उससे पिछले साल केरल में बाढ़ आई थी क्योंकि वहां पर बारिश ज्यादा हो गई थी और पानी का बहाव तेज होने की वजह से बहुत सारे घर जो थे वो पानी के बहाव में बह गए थे और बहुत सारी दुकानें बह गई थी। ऐसा हमने अभी उड़ीसा के अंदर एक तूफान आया था, तेज तूफान आया था, जिसके पश्चिम बंगाल में भी आया था भी एक तूफान, जिसके अंदर बहुत सारे जो घर थे वो टूट गए थे, यानी कि तेज तूफान के अंदर कारण टूट गए थे। और बहुत सारे घर ऐसे थे जिसके ऊपर पेड़ जो थे वो उन घरों के छतों पर पड़ गए थे और घर कच्चे होने के कारण टूट गए थे। अगर पक्के भी मकान थे, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें थी जो ऊंची ऊंची मंजिलों पर बनी हुई थी वो भी उन तूफानों की वजह से क्षतिग्रस्त हुई थी। तो ऐसा क्यों हुआ था? तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं ऊर्जा के बारे में, तो यहाँ पर यदि अपने को एक चीज ध्यान में रखनी है कि जितनी भी गतिशील वस्तुएं होती है, जितनी भी गतिमान वस्तुएं होती है, उन सारों में ऊर्जा निहित होती है। जैसे तेज हवाएं होती है, तेज हवाएं जो होती है वो मकानों को भी अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गतिमान वस्तुओं में ऊर्जा होती है। अगर उन हवाओं में ऊर्जा नहीं होती तो वो मकानों को साथ में उड़ाकर नहीं ले जा सकती थी। अगर पानी के बहाव में, अगर पानी का बहाव तेज होता है और पानी के बहाव में अगर ऊर्जा नहीं होती तो वो उन सारे जितनी भी मकान थे उन सारों को साथ में बहाकर नहीं ले जा सकता था। तो कहने का मतलब यह है कि जितनी भी गतिमान वस्तुएं होती है उन सारों में तो ऊर्जा निहित होती ही है। लेकिन अगर कोई वस्तु पड़ी है, जैसे मैंने मान लिया कि कोई खिलौने वाला, चाबी भरने वाला अपना खिलौना आता है, उस खिलौने के अंदर मैंने क्या किया, चाबी भर दी। अब जैसे ही मैंने उसके अंदर चाबी भर दी ना तो उसके अंदर ऊर्जा निहित हो गई। अब मैं जैसे ही उसको आंगन में छोड़ूंगा तो वो चलने लग जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ऊर्जा या तो ऊर्जा स्थानांतरित की जाती है और या उसमें पहले से ही ऊर्जा होती है। लेकिन ऊर्जा कहते किसको है? तो कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहा जाता है। जितनी मेरे में कार्य करने की क्षमता है उतनी मेरे में ऊर्जा है। कहने का मतलब यह है कि कार्य और ऊर्जा दोनों एक ही चीज है, दोनों का मात्रक ही एक ही है। अगर किसी के अंदर कार्य करने की क्षमता 10 जूल है तो उसके अंदर जो ऊर्जा होगी वो 10 जूल ही होगी। ध्यान में आ रही है बात या नहीं आ रही? सबसे पहले यदि हम बात करें ऊर्जा की डेफिनेशन की, तो ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है? ऊर्जा की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है? तो यहाँ पर सिंपल सी परिभाषा अपने को लिखनी है, कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब इस ऊर्जा के मात्रक की यदि हम बात करें कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो जो कार्य का होता है वही ऊर्जा का होता है, जूल। दोनों का मात्रक सेम ही है। यदि मेरे में कार्य करने की क्षमता 1 जूल है तो यानी कि मेरे में ऊर्जा भी 1 ही जूल है। ध्यान में, कार्य ही ऊर्जा, ऊर्जा ही क्या है? कार्य। ये चीज ध्यान में रखनी है। इसका मात्रक ध्यान में आया कि मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अब ऊर्जा के प्रकारों के बारे में यदि हम बात करें कि ऊर्जा के प्रकार कौन कौन से हैं, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात है वो इन प्रकारों के बारे में है और इनके बारे में कुछ ज्यादा खुलकर नहीं दिया हुआ है। मुख्यतः जो ऊर्जा होती है वो 2 प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। मुख्यतः जो ऊर्जा का जो रूप होते हैं वो गतिज और स्थितिज ऊर्जा के रूप में ही होते हैं। लेकिन उसके अलावा भी ऊर्जा के कई प्रकार अपनी किताब में दे रखे हैं, वो कौन कौन से हैं उनकी यदि हम बात करें तो सबसे पहले यदि हम देखते हैं ऊर्जा का प्रकार, यदि हम बात करें सबसे पहले आती है रासायनिक ऊर्जा। अब ये रासायनिक ऊर्जा क्या है? तो हम देखते हैं कि बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं होती है। जैसे बैटरी है, अपना भोजन खाते हैं, शरीर के अंदर भी रासायनिक क्रियाएं होती है और जब रासायनिक क्रियाएं होती है तो ऊर्जा का निर्माण होता है, इसीलिए हम कार्य कर पाते हैं। हमारे शरीर में ऊर्जा आती है ना तो सीधा भोजन अंदर गया और ऊर्जा आ गई, ऐसा तो नहीं होता। अंदर रासायनिक क्रियाएं होती है और रासायनिक क्रियाओं से जो ऊर्जा मुक्त होती है वो अपने शरीर को मिलती है। उसी प्रकार बैटरी के अंदर क्या होता है? बैटरी के अंदर रसायन होता है और उनके अंदर भी रासायनिक क्रियाएं होती है और रासायनिक क्रियाओं से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वही क्या कहलाती है? रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। यहाँ तक इनकी मतलब डेफिनेशन अपने को ध्यान में रखनी है। नॉर्मल जो छोटी मोटी डेफिनेशन है वो ध्यान में रखनी है, परिभाषाएं ध्यान में रखनी है और कुछ ध्यान में नहीं रखना है। दूसरा प्रकार यदि हम बात करें उष्मा ऊर्जा की, तो उष्मा के कारण कोई भी सूक्ष्म कण है,
जैसे अपने जो अपने पर्यावरण के अंदर इतने सूक्ष्म कण है, अभी मैं यहाँ पर इसके क्लास के अंदर खड़ा हुआ हूँ, अब यहाँ पर भी बहुत सारे सूक्ष्म कण है, मैं अगर सूक्ष्मदर्शी देख कर देखूंगा तभी मेरे को वो कण दिखाई देंगे, अन्यथा दिखाई नहीं देंगे। तो जितने भी वो सूक्ष्म कण है वो उष्मा के कारण यदि गति करने लग जाते हैं, यदि उन सूक्ष्म कणों को ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा मिलती है वो गति करने लग जाते हैं, तो उष्मा के कारण जो गतिमान सूक्ष्म कण है और गतिमान सूक्ष्म कणों की जो ऊर्जा होती है वही क्या कहलाती है, उष्मा ऊर्जा कहलाती है। उष्मा के कारण गतिमान सूक्ष्म कणों की जो ऊर्जा होती है वही क्या कहलाती है, उष्मा ऊर्जा कहलाती है। और ये जो सूक्ष्म कण होते हैं ये उच्च ताप से निम्न ताप की ओर स्थानांतरित होते हैं, यानी कि ये जो ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं ये उच्च ताप से निम्न ताप की ओर करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे घरों में चिमनी को जलाते हैं या कोई आग जल रही है, अगर हम उसके पास जाते हैं तो उसका ताप बहुत ज्यादा तेज होता है, अगर हम उसके थोड़ा सा दूर रह जाते हैं तो ताप कम होता है। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि पास में जो होते हैं वो कणों के पास ज्यादा ऊर्जा होती है, उन सूक्ष्म कणों के पास दूर जाते हैं तो उनके पास कम ऊर्जा होती है, उन सूक्ष्म कणों के पास कम ऊर्जा होती है। इसलिए अपने को मतलब कि कहने का मतलब यह है कि पास जाएंगे तो उसमें ऊर्जा ज्यादा है और दूर आएंगे तो उसमें ऊर्जा कम है। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। तो उसमें ऊर्जा की डेफिनेशन और एक आधा उदाहरण अपने को ध्यान में रखना है। जैसे अपनी किताब में जो है वो चिमनी वाला उदाहरण दे रखा है, जैसे घरों में जो चिमनी होती है, चिमनी में क्या होता है, चिमनी क्यों जलाते हैं हम? या तो ताप के लिए जलाते हैं कि अपने को ताप की आवश्यकता होती है सर्दियों में, या हम कह सकते हैं कि चिमनी प्रकाश के लिए जलाते हैं, अपने को प्रकाश ऊर्जा की आवश्यकता होती है तब हम चिमनी जलाते हैं। अब जैसे यहाँ पर बात प्रकाश की आ गई है तो यहाँ पर हम जानते हैं कि अपना जो सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है, हमारा सबसे बड़ा जो प्राकृतिक स्रोत है वो कौन सा है? तो वो है सूर्य। कौन सा है? सूर्य। एक चीज जो अपने को ध्यान में रखनी है, सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? सूर्य। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये जो पार्ट है ये पूरा 5 अंक का है। इसके जो नोट्स है वो मैं आपको आगे एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें पीडीएफ के साथ मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। इनके इस पार्ट के जितने भी नोट्स है वो सारे के सारे। तो 2 प्रकार अपने हो चुके हैं, रासायनिक ऊर्जा और उष्मा ऊर्जा के बारे में। अब यदि अगली में बात करें, अगली हम बात करते हैं नाभिकीय ऊर्जा की। अगली ऊर्जा अपनी कौन सी आती है? नाभिकीय ऊर्जा। अब ये नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है? तो नाभिकों का जुड़ना। परमाणु देखा है, परमाणु के केंद्र में कौन कौन से कण होता है? नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? परमाणु है, ये नाभिक हो गया इसका। इसमें कौन कौन से होते हैं? एक तो प्रोटॉन होता है और एक कौन सा होता है? एक प्रोटॉन और एक कौन सा होता है? न्यूट्रॉन। 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर अपने को एक चीज ध्यान में रखनी है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ध्यान में रखने लायक बात नहीं है, बस अपने को इतना ध्यान रखना है कि इन नाभिकों के जुड़ने से या नाभिकों के विखंडन से यानी कि बिखरने से जो ऊर्जा मुक्त होती है वही नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। जैसे नाभिक के विखंडन का जो उदाहरण है वो हम ले सकते हैं, हमारे राजस्थान के अंदर रावत बाटा में परमाणु भट्टी है, वहां पर नाभिकों का विखंडन किया जाता है। तो वहां पर हम ले सकते हैं कि वहां पर बहुत सारी ऊर्जा मुक्त होती है और वो ऊर्जा दूसरे काम में ले ली जाती है। तो यहाँ पर नाभिकीय ऊर्जा की बात करें तो या तो नाभिकीय संलयन, या तो कितने भी नाभिक है, 3, 4, 5, 6, या तो नाभिकों के जुड़ने से जो मुक्त ऊर्जा है, नाभिकों के संलयन से जो मुक्त ऊर्जा है वो नाभिकीय ऊर्जा, और नाभिकों के विखंडन से, नाभिकों का विखंडन हो गया, ऐसे ये एक नाभिक था बड़ा सारा, उसका विखंडन हो गया, उससे मुक्त ऊर्जा जो है वो भी नाभिकीय ऊर्जा कहलाएगी। या तो नाभिकों का संलयन होगा या नाभिकों का विखंडन होगा, दोनों में से एक बात होगी। और नाभिकों के संलयन से या विखंडन से जो मुक्त ऊर्जा होगी वही नाभिकीय ऊर्जा कहलाएगी। तो यहाँ पर अपने को नाभिकीय ऊर्जा वाली जो बात है वो क्लियर हो जाती है। अगली जो ऊर्जा अपनी बचती है वो स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा के बारे में। अब यदि हम बात करें गतिज ऊर्जा के बारे में, तो कोई भी वस्तु गतिमान है, अगर उसके अंदर गति के कारण ऊर्जा है तो वो गतिज ऊर्जा कहलाएगी। जैसे बहता हुआ पानी है, अब बहते हुए पानी में क्या हो रही है? गति हो रही है, उस गति के कारण ही उसमें ऊर्जा है। अगर वो पानी रुका हुआ है तो उसमें बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं है, उस पानी में आप जाकर खड़े हो जाओ और आपका कुछ नहीं हो सकता। और अगर उस पानी में गति आ गई तो वह आपका पूरा घर बहाकर साथ में ले जा सकता है। यानी कि उस पानी में ऊर्जा आई कैसे इतनी सारी कि वो आपका घर बहाकर ले गया। या किसी जितने भी बाढ़ वाले जितने भी क्षेत्र होते हैं उन सारों में हम देखते हैं कि कितने सारे जो लोग होते हैं वो क्षतिग्रस्त होते हैं, कितने सारे लोग होते हैं पानी के बहाव में बह जाते हैं, उनके मकान जो होते हैं वो भी पानी के बहाव में बह जाते हैं। ऐसा किन कारणों से होता है? तो पानी में जो गति होती है उस गति के कारण उसमें जो निहित ऊर्जा है वही गतिज ऊर्जा कहलाती है। यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? कि यदि हम बात करते हैं गतिज ऊर्जा की, तो अभी हमने पानी वाला उदाहरण लिया था
उसके बाद में यदि हम हवा वाला उदाहरण लेते हैं तो हमने देखा है जैसलमेर की साइड जाते हैं तो पवन चक्कियां लगी हुई है। जितने भी खुले एरिया उन सारों के अंदर पवन चक्कियां लगी हुई है। जैसलमेर की साइड नहीं तो कॉलेज की साइड जाएंगे तो ही मिल जाएगी। तो वो हम देखते हैं कि नॉर्मल जो हवा चलती है उसके अंदर वो हिलता नहीं है, और जैसे ही तेज हवाएं चलती है, जैसे ही तेज हवाएं आती है वो पवन चक्कियां हिलना चालू कर देती है, यानी कि उनकी जो ब्लेड होती है वो घूमना चालू कर देती है। और वो घूमती किस कारण से? तो हवा में जो गति आई है ना, उस गति के कारण जो ऊर्जा आई है ना, उसी ऊर्जा के कारण वो घूम रही है। हवा में भी ऊर्जा है, कहने का मतलब ध्यान में आ रही है बात या नहीं आ रही? उस पानी में भी ऊर्जा है, उस हवा में भी ऊर्जा है, लेकिन ऊर्जा आई कैसे? तो ऊर्जा आई किसी भी वस्तु में यदि गति के कारण कोई ऊर्जा आ रही है तो वो गतिज ऊर्जा कहलाएगी। यहाँ तक बात गतिज ऊर्जा के बारे में क्लियर होती है। गतिज ऊर्जा की परिभाषा भी मेरे हिसाब से आपको ध्यान में आ गई होगी कि गति के कारण किसी भी वस्तु में गति के कारण निहित ऊर्जा क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा कहलाती है। अब यदि हम आगे बात करते हैं, गतिज ऊर्जा की बात कर ली हमने, अब यदि हम बात करें यांत्रिक ऊर्जा की। अब देखो यांत्रिक ऊर्जा का पहला टॉपिक दे रखा है और बाद में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दे रखा है। यांत्रिक ऊर्जा में कुछ याद नहीं रखना है, गतिज और स्थितिज ऊर्जा के योग को ही कहते हैं। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों के योग को ही हम क्या कहेंगे? यांत्रिक ऊर्जा कहेंगे। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों के योग को हम क्या कहेंगे? यांत्रिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा की डेफिनेशन हमने सीख ली थी। स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उसमें जो निहित ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ये डेफिनेशन स्थितिज ऊर्जा की होगी। इन दोनों के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। अब यांत्रिक ऊर्जा का जो उदाहरण है वो दे रखे हैं, वो कौन कौन से? देखो यांत्रिक ऊर्जा का तो एक तो हथौड़े वाला है, एक तीर कमान वाला है। जैसे ये मैं लेता हूँ कि ये कोई धनुष है मेरे पास, ये सामान्य सा धनुष है। अब इसका ये जो धागा है, इसका ये जो धागा है वो अभी खींचा हुआ नहीं है, ये सामान्य स्थिति में। ये इसके अंदर तीर लगा हुआ है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ये इसके अंदर तीर लगा हुआ, अभी ये सामान्य स्थिति में। अगर दूसरी स्थिति इसके अंदर हम देखते हैं तो हमने क्या किया? इस बार हमने क्या किया? इसको थोड़ा सा पीछे की ओर खींच लिया और तीर ऐसे लगा हुआ है। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या? जब ये सामान्य स्थिति में था तो स्थिति के कारण इसके बाहर के कारण तो इसमें स्थिति ऊर्जा पहले से ही रहती है, लेकिन जैसे ही मैंने इसकी स्थिति में परिवर्तन किया, यानी कि जैसे इस कमान को पीछे की ओर खींचा, इसकी स्थिति में परिवर्तन किया, तो उसमें स्थिति ऊर्जा का मान और ज्यादा बढ़ गया। स्थिति ऊर्जा उसमें पहले से थी उसकी स्थिति के कारण, लेकिन मैंने जैसे इसकी स्थिति में परिवर्तन किया, इसको पीछे की ओर खींचा, तो उसमें स्थिति ऊर्जा का मान बढ़ गया। और स्थिति ऊर्जा का मान बढ़ गया और जैसे ही मैंने इसको वापस छोड़ा तो इसमें गतिज ऊर्जा आ गई। तो कहने का मतलब यह है पहले इसमें खींचा तो इसमें स्थिति ऊर्जा थी, और जब जैसे ही मैंने इसको छोड़ा तो इसमें गतिज ऊर्जा और आ गई, और दोनों के योग से योग क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये तीर छूटा कैसे? तो ये तीर यांत्रिक ऊर्जा की वजह से ही छूटा है। अगर इस तीर के अंदर अभी कौन सी ऊर्जा है तो हम कह सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा है, ना केवल गतिज ऊर्जा है, ना केवल स्थिति ऊर्जा है, दोनों का योग है आपस में, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा इसके अंदर अभी हो सकती है। उसी प्रकार यदि हम देखते हैं एक हथौड़ा है, अब जैसे हथौड़े वाला उदाहरण भी हम ले सकते हैं। हथौड़े में क्या होता है? यहाँ पर हम मान लेते हैं कोई प्लेट है लकड़ी की या कोई बॉक्स है लकड़ी का, उसके अंदर ऐसे कील है, बाहर की ओर है, ये कील है, और ऐसा मान लेते हैं कि ये हथौड़ा है, ये हमने मान लिया हथौड़ा है, ठीक है। अभी इसके बाहर के कारण इस हथौड़े में ये जो कील है, अभी इस बाहर के कारण हथौड़े में स्थिति ऊर्जा सब पहले से ही है, लेकिन जैसे इस हथौड़े को पीछे की ओर उठाया, इस कील को ठोकने के लिए मैंने इसकी स्थिति में परिवर्तन तो करूंगा मैं। ये देखो यहाँ पर, इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा। पहली स्थिति में मैंने कुछ नहीं किया, पहली स्थिति में ये जैसा था वैसा पड़ा है, ये कील पड़ी है, हथौड़ा पड़ा, इसके बाहर के कारण, हथौड़े के बाहर के कारण इसमें स्थिति ऊर्जा पहले से ही निहित है। लेकिन यदि दूसरी स्थिति में हम देखते हैं तो ये कील भी यहाँ पर ही पड़ी है, ये कील भी यहाँ पर ही पड़ी है, और मैंने इस हथौड़े को पीछे की ओर उठा लिया। इस बार मैंने इस हथौड़े को किधर की ओर उठा लिया?
इधर की ओर, यानी कि पीछे की ओर खींच लिया। अब जैसे ही मैंने इसकी स्थिति में परिवर्तन किया तो इसमें स्थिति ऊर्जा आ गई। और अब मैं क्या करूंगा, वापस इसमें जैसे इसमें स्थिति में परिवर्तन किया, परिवर्तन करते इसमें स्थिति ऊर्जा आ गई। अब मैं इसको जोर से वापस लाकर पटकूंगा, यानी कि वो स्थिति ऊर्जा किसमें रूपांतरित होगी, गतिज ऊर्जा में। अब इसमें मारते वक्त जो ऊर्जा आएगी वो कौन सी आएगी, गतिज ऊर्जा। और दोनों का योग आपस में क्या कहलाएगा, यांत्रिक ऊर्जा। यानी कि ये कील किस वजह से ठुकी, यांत्रिक ऊर्जा की वजह से। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा इस हथौड़े में दोनों थी, तभी हम कह सकते हैं कि ये कील अंदर की तरफ चली जाती है। जैसे हम इस हथौड़े को इसके ऊपर मानते हैं, तीसरे वाली सिचुएशन हम ये ले सकते हैं कि ये कील अंदर की तरफ चली गई और इसके ऊपर हमने हथौड़ा मार दिया। हथौड़ा पहले जो हथौड़े की सिचुएशन थी वो ऐसे थी, और जैसे ही मैंने इस हथौड़े को इधर की ओर चलाया वापस, तो इसमें गतिज ऊर्जा आई थी। पहले इसमें स्थितिज ऊर्जा थी, वापस इसमें गतिज ऊर्जा आई, और जैसे इस कील पर लगी तो ये कील अंदर की ओर चली गई। तो इस यांत्रिक ऊर्जा की वजह से ये कील इस लकड़ी के गुटके के अंदर चली गई। तो इस प्रकार के कई प्रकार के उदाहरण अपने किताब के अंदर दे रखे हैं। अब यदि हम बात करते हैं गतिज ऊर्जा के बारे में, गतिज ऊर्जा के कुछ उदाहरण थे, जो पानी वाला, हवा वाला वो हमने लिया था। अब हम बात करेंगे उसके डेरिवेशन के बारे में। अब यदि हम बात करें कि इसके सूत्र के बारे में, तो काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है वो होता है हाफ mv²। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई द्रव्यमान की कोई बॉक्स है, वो u वेग से गतिमान है, और उस पर हमने जैसे ही F बल आरोपित किया तो उसमें S विस्थापन उत्पन्न हुआ और उसका वेग बदलकर v हो गया। और जैसे ही वेग बदला तो इसके अंदर त्वरण तो उत्पन्न हुआ, क्योंकि त्वरण किसको कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो ऑफ कोर्स ही बात है, हमने मान लिया इसके अंदर ए त्वरण हुआ, ए त्वरण हुआ। तो यहाँ पर अपने को यूज में लेनी है, जैसा कि हम नवी क्लास में पढ़ कर आए हैं, गति की तृतीय समीकरण। कौन सी समीकरण, तृतीय समीकरण। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गति की तीसरी समीकरण से, गति की तृतीय समीकरण से, गति की तृतीय समीकरण अपने को कहती है v² बराबर होता है u² प्लस 2as। अब यहाँ पर अपने को क्या क्या चाहिए, तो यहाँ पर अपने को a नहीं चाहिए, ये अपने को क्या क्या चाहिए, अपने को चाहिए m चाहिए, v चाहिए। यहाँ पर a का कोई भी काम नहीं है। विस्थापन तो फिर भी चाहिए सकता है, गैस का मान आ सकता है, लेकिन त्वरण का कोई काम नहीं है। तो त्वरण को एक साइड रख लो, बाकी सारों का पक्षांतरण कर दो। तो इधर क्या करूंगा, v² इधर पड़ा है, u² इधर आते किसका हो गया, माइनस का, बट्टे 2 और s इसके गुणा में है, तो वो किधर आ जाएंगे, इसके भाग में आ जाएंगे। तो a का मान कितना आ गया, v² माइनस u² बट्टे 2s। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। अब यदि हम बात करें, हमने तो पढ़ा है कि गति का दूसरा नियम क्या है, न्यूटन का दूसरा नियम क्या है, न्यूटन का दूसरा नियम क्या है, अभी क्लास में पढ़कर आए हम ना, न्यूटन का लॉ ऑफ न्यूटन। सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या होता है, F बराबर m इंटू ए। F बराबर क्या होता है, m इंटू ए, और a का मान क्या निकला अपने पास, वो देखो। तो यहाँ पर आ गया F बराबर m इंटू ए का मान क्या निकला, a का मान निकला v² माइनस u² बट्टे 2s। ये निकला अपने पास a का मान। अब यहाँ पर देखो, ये जो s बट्टा में है, इसे गुण बाका किस में आ जाएगा, इधर आते गुणा में आ जाएगा। तो इधर आते क्या हो जाएगा, f इंटू एस बराबर f डॉट एस कह सकते हैं, f डॉट एस। तो यहाँ पर क्या बच गया, अभी इस 2 को मैं बाहर निकाल दूंगा। जैसे इस 2 को बाहर, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1। इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब हम लिख सकते हैं कि 1 है। और जैसे इस 2 को बाहर निकालूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2m। और इधर क्या बच गया, v² माइनस u², v² माइनस u²। और f इंटू एस किसका सूत्र होता है, w का होता है। तो w बराबर क्या आ गया, 1/2m v² माइनस u²। तो यहाँ पर कार्य क्या है, ऊर्जा हमने अभी पढ़ा था, जब कार्य का मान इतना आया तो ऊर्जा भी कितनी होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि E के बराबर क्या होता है, हाफ m v² माइनस u²। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का तो मान आ गया, लेकिन जब प्रारंभिक वेग का मान 0 हो, जब u का मान 0, तब कौन सा सूत्र लगाना है, तब लगाना है E के बराबर, जब इसका मान 0 हो तो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो यहाँ पर हम सीधे लिख सकते हैं 1/2 mv², u² का मान तो नहीं, तो 0 है। जब प्रारंभिक वेग का मान 0 हो तब यहाँ सूत्र लगा सकते हैं, और जब प्रारंभिक वेग का मान कुछ दे रखा हो तब हम वो सूत्र लगाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।